हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 2 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ है कि मानसून हिट्स केरला विद साइक्लोन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो मानसून जो है केरला को हिट किया है अभी, और वहाँ पे साइक्लोन भी है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मानसून हिट्स केरला विद साइक्लोन इन द बैकग्राउंड। तो वहाँ पे एक साइक्लोन आने वाला है। हालांकि वो साइक्लोन अभी आया नहीं है, महाराष्ट्र को हिट करेगा। केरला में मानसून आ चुका है। आईएमडी का जो फोरकास्ट था उससे 4 दिन पहले ही आ गया है ना, 4 डे अर्लियर देन व्हाट द आईएमडी हैड फोरकास्ट इन द मिड डे, तो मिड मई सॉरी। तो मई में जो आईएमडी के द्वारा फोरकास्ट किया गया था उससे जब पहले ही आ गया है मानसून। तो ये शो करता है कि इस बार मानसून अच्छा होने वाला है। और अरेबियन सी में अभी एक साइक्लोन आने वाला है जो महाराष्ट्र को हिट करेगा, और फिर ज़्यादा बारिश वहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं बनाएगा, ज़्यादा पे नुकसान वहाँ पे नहीं करेगा, और फिर आगे चला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि मूडीज के द्वारा डाउनग्रेडेड इंडियाज रेटिंग। तो इंडिया के रेटिंग को मूडीज के द्वारा डाउनग्रेड कर दिया गया। कहने मतलब मूडी एक रेटिंग एजेंसी है जो बताता है कि किस कंट्री में क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो मूडी हालांकि कोई सरकारी कंपनी नहीं है, एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। इसके रेटिंग का काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि इसी को रेटिंग देख करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं, या फिर कोई आदमी पैसा लगाता है, कोई फॉरेन करेंसी आता है इंडिया में, एफडीआई आता है, कि ये कंट्री कितना डेवलप होने वाला है, कितना डेवलपमेंट रेट रहने वाला है, कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है। ये सब इसी के द्वारा, मतलब कि इसके मूडी के रेट का एक वैल्यू दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो था BA22 में आता था, इंडिया का जो रेटिंग था BA22 में आता था, अब BA33 में आता है। तो इस दिन से बस इतना याद रखिए कि पहले BA2 में आता था, BA3 में आता है। ठीक है, तो BA3 का मतलब क्या हुआ कि एक निगेटिव आउटलुक, मतलब इंडिया में अभी जो है स्लो डाउन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट का स्तर है अभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, ये लोवेस्ट ग्रेड है इंडिया के लिए। इंडिया कभी भी BA2 से नीचे नहीं आया था, अभी जो है सबसे लोवेस्ट है इंडिया के लिए। और एक तरह से बताता है कि यदि आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिस्क है, यानी इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, तो ये बताना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि क्लैशेज आउटसाइड व्हाइट हाउस, मोर यूएस सिटीज अंडर कर्फ्यू। तो यूएस में काफ़ी सिटीज में कर्फ्यू लग गया है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ हम बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन नॉर्मली ब्लैक कलर में होते हैं, कम्प्लीटली डार्क कलर में होते हैं। तो उनके द्वारा एक जगह सीक्रेट लिया गया था ना, एक दुकान पे यूएसए में एक दुकान पे सीक्रेट लिया गया और $20 का नोट दिया गया। ठीक है, $20 का नोट दिया गया। दुकानदार को लगा कि नोट जो है जाली है, मतलब नोट जो है फर्जी है, डुप्लीकेट नोट है। तो उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जो है उस आदमी को, अफ्रीकन अमेरिकन जो आदमी था, उसको थाने ले जा रही थी, मतलब पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। लेकिन रास्ते में दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हुआ, और एक वीडियो वायरल हो रहा होगा अभी सोशल मीडिया पे, आप लोग देखे होंगे कि अपने घुटना से है ना, पैर के घुटना से जो है पुलिस जो है उसको मार रहा है गर्दन पे, जिसके कारण से उसका डेथ हो गया। ठीक है, और मरते समय बोल रहा था आई कांट ब्रीथ, है ना। एक वहाँ का एक तरह से फेमस स्लोगन है, जब भी कोई अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ब्लैक कलर के लोग पे, और ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको इस तरीके से इसलिए मारा है क्योंकि वो ब्लैक थे। ठीक है, इसलिए रेसिस्ट भी वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ब्लैक के कारण उनको मार दिया गया, एंटी रेसिज्म। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जब भी कोई ब्लैक आदमी का इस तरीके से पुलिस ब्रुटलिटी के कारण डेथ होता है, पुलिस के कारण, मतलब पुलिस के द्वारा मर्डर किया जाता है, फिर जुडिशियल केस में जब मर्डर होता है, मतलब जब भी व्हाइट और ब्लैक के बीच में जब लड़ाई होता है, तो एक चीज़ वहाँ पे ब्लैक लोगों के द्वारा देखा गया है कि हर बार ब्लैक लोग मरते मरते ये जरूर बोल जाते हैं कि आई कांट ब्रीथ। ठीक है, तो आई कांट ब्रीथ यदि पूछा जाए एग्जाम में कि आई कांट ब्रीथ किस लिए फेमस था, अभी न्यूज़ में था, या फिर आई कांट ब्रीथ क्या है, तो आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि अमेरिका में जब भी कोई ब्लैक सिटीजन का डेथ होता है रेसिज्म के कारण, मतलब कि एक दंगा के कारण बोल सकते हैं व्हाइट और ब्लैक के बीच में, तो हर मतलब कि ब्लैक सिटीजन मरते मरते बोलना चाहता है कि आई कांट ब्रीथ, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ मेरा डेथ इस कारण से हुआ है। ठीक है, तो उसी के लिए पूरे अमेरिका में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। लगभग अमेरिका के जितने शहर है हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है कि ब्लैक लोगों को मारा गया है। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस पे भी चारों तरफ कल घेर लिया गया था व्हाइट हाउस को भी, हालांकि कोई घटना नहीं हुआ, वहाँ पे सेना के द्वारा हटा दिया गया सारे भीड़ को। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि पल्सेज ऑयलसीड सी शार्प हाइक इन एमएसपी। तो हम लोग यहाँ एमएसपी के बारे में देख लेते हैं। एमएसपी के बारे में बताया गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो CCEA, ठीक है, इसके द्वारा एमएसपी को भी बढ़ा दिया गया है। एमएसपी जो है रिकमेंड किया जाता है CSCP के द्वारा। CSCP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, CSCP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CSCP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि एमएसपी को इतना बढ़ाना या घटाना चाहिए। उसके बाद CCEA जो है इसको फाइनल करता है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लागू किया जाता है फाइनली। ठीक है, तो CCE क्या है, तो एक कमेटी है जिसमें मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, एग्रीकल्चर मंत्री होते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, यहाँ पे एक मीटिंग करते हैं, और सरकारी स्तर पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ऑफिशियली इसको लागू किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि पल्सेज और ऑयलसीड में एमएसपी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया, मतलब उसके दाम को बढ़ाया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है।
तो हम लोग एमएसपी के बारे में देख लेते हैं। एमएसपी एक्चुअली होता क्या था, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पे सरकार खरीदेगी, सरकार सबसे मिनिमम प्राइस जहाँ पे किसी सामान को खरीदेगी उसको एमएसपी बोला जाता है। एमएसपी 22 कम्योडिटी के लिए निकाला जाता है। 22 कम्योडिटी का बंटवारा कैसे है, तो 14 खरीफ है, 6 रबी और 2 अदर क्रॉप के अंदर आता है, 2 कमर्शियल क्रॉप में आता है। 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है और 2 अदर क्रॉप कमर्शियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, जो सालों भर में कहीं भी उगता है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो सेरेल्स 7 हैं, सेरेल्स यानी अनाज इसमें 7 है, पल्सेज 5 है, उसके बाद फिर ऑयलसीड 8 है, तो ये हो गया 8 7 5 12 8 20 और 2 अदर क्रॉप यानी 2 कमर्शियल क्रॉप में आते हैं। तो 7 सेरेल्स कौन कौन है हम लोग लिस्ट बना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसके लिए एमएसपी लागू होता है किसके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो सेरेल्स 7 है। 7 अनाज है, अनाज कौन कौन है, तो पैडी यानी धान, ज्वार, बाजरा, मेज यानी मक्का, व्हीट, रागी एंड बार्ली। ठीक है, 7 के लिए फिर से हम रिपीट करते हैं, पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, व्हीट, रागी एंड बार्ली, इसके लिए 7 सेरेल्स के लिए एमएसपी निकाला जाता है। पल्सेज जो बात करें तो 5 तरह का है, ग्राम यानी चना, अरहर यानी कि राहड़, मूंग, उड़द और लेंटिल यानी मसूर। तो ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिल 5 पल्सेज हैं। ऑयलसीड यानी 8 ऑयलसीड है, मतलब तेलहन 8 है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सेफ्लावर एंड नाइजर सीड। ठीक है, ये 8 ऑयलसीड है। यदि किसी का हिंदी आपको नहीं पता हो तो गूगल पे आप उसका इमेज देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सेफ्लावर एंड नाइजर सीड, ये 8 ऑयल सीड है। उसके अलावा कॉटन और जूट, रॉक कॉटन और जूट के लिए एमएसपी यानी टोटल मिला के 22 क्रॉप के लिए निकाला जाता है। 7 सेरल से, 5 पल्सेज है, 8 ऑयल सीड है, 2 अदर क्रॉप है। यदि रबी खरीफ के देखा जाए तो 14 खरीफ है, 6 रबी और 2 अदर क्रॉप है। ठीक है, ये एमएसपी है, इसको रिकमेंड किया जाता है सीएससीपी के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेज के द्वारा, और लागू करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, तो एमएसपी में इंक्रीज। ये कहता है एफआरपी, एफआरपी क्या होता है उसके बारे में हम बता देते हैं अभी। एफआरपी को बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो एक्चुअली आम भाषा में समझ लीजिए ये शुगर केन के लिए एमएसपी है। वो 2200 जो वहाँ पे 22 हम लोग अभी सेरल्स के बारे में क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, तो वहाँ पे शुगर केन नहीं था, तो चीनी के लिए जो एमएसपी होता है उसको अलग नाम है, उसको बोलते हैं एफआरपी। और एफआरपी सीएससीपी के द्वारा नहीं बल्कि उसके लिए एक अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है। तो एफआरपी किसके द्वारा इशू किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक खास करके सिर्फ शुगर केन के लिए होता है, ये याद रखिएगा, ईख के लिए होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा लोकसभा मीटिंग कुड बी हेल्ड ऑन अल्टरनेट डे। तो अभी बताया जा रहा है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि वर्चुअल पार्लियामेंट होगा कि रियल पार्लियामेंट होगा, है ना। बस यहाँ पे यही बताया गया कि राज्यसभा जो है राज्यसभा और लोकसभा का मीटिंग जो अल्टरनेट डे होगा, ये भी फाइनल नहीं, ऐसा सोचा जा रहा है। कल जो है वेंकैया नायडू और ओम बिरला के बीच में एक इस तरीके का मीटिंग हुआ था, है ना, उसी पे डिसाइड किया गया कि ऐसा कुछ करवाया जा सकता है कि एक दिन लोकसभा का एक दिन राज्यसभा का मीटिंग रखा जाए, क्योंकि मानसून सेशन आने वाला है और सेशन चलना चाहिए। नेक्स्ट, टेक एक्शन अगेंस्ट द 3 फेलिंग्स। तो यहाँ पर ट्री फेलिंग्स, तो जो भी पेड़ गिर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, एनजीटी के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो हम लोग एनडी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी बनाया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका 4 जगह ब्रांच है। सीपीसीबी याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल 4 जगह इसका ब्रांच है, और न्यू दिल्ली में इसका हेड ब्रांच है। ठीक है, किसी केस को 6 महीने के अंदर डील कर देता है, 6 महीने के अंदर ये इन्वायरमेंटल केस को डील करता है। सारे इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, लेकिन 2 लॉ है, एक है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 1927 का एक एक्ट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट या इंडिया फॉरेस्ट एक्ट जिसको बोला जाता है 1927। ये दोनों लॉ में डील नहीं करता, बाकी सारे इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है। ठीक है, ये था एनजीटी के बारे में। एनजीटी किसी केस को 6 महीने में डील करता है, तो ये था एनजीटी के बारे में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंजाब इम्पोजेज कोविड सेस ऑन लीकर। तो लीकर यानी कि शराब पे कोविड सेस लगाया गया अभी पंजाब के द्वारा। इसके पहले सबसे पहले दिल्ली के द्वारा लगाया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा, उसके बाद उड़ीसा के द्वारा, लगभग सारे स्टेट के द्वारा इस तरीके से एक इनकम के सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी पंजाब भी एक लीकर सेस लगाया है, कोविड सेस लगाया है। तो सेस क्या होता है, तो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स बोल सकते हैं इसको, तो टैक्स एंड टैक्स को हम लोग सेस बोलते हैं। मतलब कि टैक्स तो नॉर्मली हर किसी को देना ही होता है, सेस किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लगाया जाता है। टैक्स यदि सरकार लेती है तो उस पैसे से कुछ भी कर सकती है, रोड बनवा सकती है, बिल्डिंग बनवा सकती है, स्कूल बनवा सकती है, लेकिन सेस जिस काम के लिए लिया जाता है उसी काम में खर्च किया जाता है। कोविड सेस मतलब कि इसका जो भी पैसा होगा कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए खर्च होगा, या वो दवाई पे हो जाए, मेडिकल पे मतलब कि नर्स को पैसा देने में हो जाए, डॉक्टर को पैसा देने में हो जाए, या फिर वेंटिलेटर बनाने में हो जाए, लेकिन खर्च होगा तो कोविड-19 के लिए ही होगा। ठीक है, तो सेस किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, लेकिन टैक्स ऐसा नहीं है। टैक्स जो है हर किसी को देना होता है, और सेस भी हालांकि हर किसी को देना होता है, लेकिन पार्टिकुलर चीज़ पे लगाया जाता है, कोई एक खास ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। तो सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड सेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे साइक्लोन इफेक्ट मुंबई गेट हैवी रेन। तो साइक्लोन के इफेक्ट के कारण मुंबई में भी हैवी रेन हो रहा है, जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पेज में कि केरला में कोई साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एनडीआरएफ को पढ़ लेते हैं। तो एनडीआरएफ बनाया गया था एनडीएमए एक्ट के तहत, एनडीएमए एक्ट के तहत बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया था।
इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी एक्ट के तहत एनडीआरएफ बनाया गया था और इंडिया में एनडीआरएफ मतलब इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिजास्टर रिस्पांस के लिए कोई एक स्पेशल फोर्स है। ठीक है, एनडीआरएफ पहला ऐसा मतलब इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक एनडीआरएफ है, मतलब एक डिजास्टर रिस्पांस के लिए स्पेशल फोर्स है, डेडिकेटेड फोर्स है, ये याद रखिएगा। एनजीटी में छूट गया था एक, इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे एनजीटी लाइक मैकेनिज्म है, मतलब कि जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉ से डील करने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल है। पहला ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा न्यूजीलैंड था, तीसरा इंडिया था। ठीक है, एनडीआरएफ पहला है, मतलब इंडिया पहला ऐसा कंट्री जहाँ पे एनडीआरएफ जैसा कोई एक टीम है यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे देखें एनडीआरएफ के बारे में। एनडीएमए एक्ट के तहत बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाया गया था। ये एक्ट कब आया था हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। सॉरी हम लिख नहीं जा रहे थे अभी। ठीक है, एनडीआरएफ जो है मतलब कि एनडीएमए एक्चुअली जो एक्ट लाया गया था 2002 में, जो भुज में भूकंप आया था 2001 या 2 के आसपास, उसके फलस्वरूप लाया गया था कि एक ऐसा हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसको देखते हुए एनडीएमए बनाया गया था सेंट्रल लेवल पे, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद एसडीएमए बनाया गया था जिसके चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। उसके बाद एक डीडीएमए होता है जिसके चेयरमैन होता है डीएम, है ना। ठीक है, तो 3 लेवल पे एनडीएमए बनाया जाता है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाता है। एनडीएमए नेशनल, उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एसडीएम और डीडीएमए। और एनडीआरएफ भी उसी तरह से स्तर का होता है, एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ भी होता है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईसीएमआर के बारे में। बताया जा रहा है कि एचसीक्यू अपीयर टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर। तो हेल्थ वर्कर पे एचसीक्यू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी ज़्यादा मदद किया, आईसीएमआर के रिसर्च में ऐसा कहा गया। तो आईसीएमआर का स्थापना हुआ था 1911 में। उस समय इसका नाम था IRFA, यानी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है, 1912 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका काम क्या है, तो बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना ICMR का काम है। ठीक है, ये था इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे HC टू हियर नेशनल पिटीशंस नेम। तो कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किए थे, कब कहाँ पे कोर्ट बना था। यदि आप नहीं देखें तो कल वाला वीडियो जाकर देख लें। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक पिटीशन अभी सुनने वाला है, जिसमें इंडिया का क्या नाम होगा वो उसमें बताया गया। जैसे इंडिया में भी मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया को भारत भी बोला जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इस तरीके से कई नाम से बुलाया जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चैलेंज किया गया है, मैंने इसके दायर किया गया है कि क्या नाम होगा। आज उस पर सुनवाई है। इंडिया का नाम भारत होगा, मतलब एक नाम के लिए कि क्या कोई एक नाम होना चाहिए या फिर मल्टीपल नेम, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसा बोला जाता है। तो किस नाम से इंडिया को जाना जाए, कोई एक नाम के लिए आज इसी में आज मतलब कि कंफर्म नहीं कि एक नाम पर डिसाइड हो ही जाएगा, बस इसी में आज इस पर सुनवाई होने वाला है, बहस होने वाला है। नेक्स्ट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट ऑन टेबल फॉर मोदी मॉरिसन समिट। तो भी याद रखिए मोदी और स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम, उसके बीच में 4 जून को वर्चुअल समिट होने वाला है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि समिट कहाँ हुआ, तो समिट कहाँ हुआ है, वर्चुअल समिट हुआ, तो सब अपने अपने घर पे थे, है ना। तो इस तरीके से तो कहीं कोई यहाँ मतलब कि ये वाला मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं आए, इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, बल्कि एक वर्चुअल समिट होने वाला है मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच में। कल एक समोसा डिप्लोमेसी का नाम आया था, समोसा डिप्लोमेसी या फिर कुछ ऐसे था, बॉन्ड था, सॉरी समोसा बॉन्ड था। एक्चुअली समोसा बॉन्ड क्यों था, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन को वहाँ के नाम से जैसे नमो बोला जाता है ना, नरेंद्र मोदी, NAMO, नरेंद्र मोदी, तो उसी स्कॉट मॉरिसन तो SC और AMO, इस तरीके से वहाँ कुछ उनके नाम से मीडिया में बोला जाता है स्कॉट मॉरिसन को। यहीं के देखा देखी आजकल हर जगह ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी को देखा है स्कीम में, मतलब कि हर जगह PM के नाम को 2-2 अक्षर को लेकर के ऐसा कई देखा गया। रसिया में व्लादिमीर पुतिन को इस तरीके से बोला जाने लगा है आजकल में। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए कि अभी एक वर्चुअल समिट होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 जून को होने वाला है, यानी कि आज नहीं परसों होने वाला है। नेक्स्ट है कि हाउ इज द साइक्लोनिक थ्रेट ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो हम लोग साइक्लोन जो भी आने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे साइक्लोन कहाँ कहाँ आएगा। तो साइक्लोन एक्चुअली बारिश तो भी केरला में, लेकिन साइक्लोन महाराष्ट्र को हिट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका एरिया है। और किस दिन कहाँ पे हिट करेगा, जैसे 1 जून को 5:30 बजे जो है आया यहाँ पे, आज जो है इस तरीके से आएगा 2 जून को। ठीक है, और इतने एरिया में बारिश कराएगा और वापस वो चला जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा हानि से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कहा जाए कि लेस देन 2 वीक आफ्टर पावरफुल साइक्लोन पास थ्रू द वेस्ट ऑफ बंगाल। वेस्ट ऑफ बंगाल में हाल ही में एक पावरफुल साइक्लोन आया था, साइक्लोन अम्फान, जिसका नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था 20 मई को, लेकिन उससे भी हम लोग पूरी तरह से उभरे नहीं है, जो एक नया आ गया है। तो हीट कहाँ हुआ, मतलब कि तो ये मतलब लैंड कहाँ किया है साइक्लोन, तो इट इज हेडेड टुवर्ड द कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। तो नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के आसपास इट इज लाइक टू हिट द कोस्ट लाइन वेडनेसडे बिटवीन हरिनेश्वर। तो एक्चुअली यहाँ पे अभी हिट नहीं किया है, अभी इस पॉइंट पे ही है ना। जैसे आप देख सकते हैं 1 जून को यहाँ पे पहुँचा है, 5 यहाँ पे मतलब कि कोस्ट लाइन यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो लगभग 3 जून के आसपास या फिर हिट करेगा, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। तो वेडनेसडे को हिट करेगा, वेडनेसडे यानी कि कल हिट करने वाला है। बिटवीन हरिहेश्वर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जस्ट साउथ ऑफ मुंबई एंड दमन जस्ट बिलो गुजरात। बाय दैट टाइम इट इज लाइकली टू इवॉल्व इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म उस समय तक हो जाएगा, मतलब उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। ठीक है,
और व्हाट डज इट मीन, द स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन आर मेजर्ड बाय द विंड स्पीड, तो विंड स्पीड के हिसाब से मेजर किया जाता है। एट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट निसर्ग वुड बी एसोसिएटेड विद द स्पीड इन द 95 to 105, यदि 95 से 105 के बीच में स्पीड रहता है तो उसको निसर्ग बोला जाता है। ठीक है। अम्फान ऑन द अदर हैंड वाज क्लासिफाइड एज सुपर साइक्लोन, अम्फान एक सुपर साइक्लोन था, याद रखिए, इसको कैटेगरी 5 का साइक्लोन भी बोला जाता है। ठीक है। लेकिन बाद में कैटेगरी 4 का साइक्लोन बन चुका था जब इसका स्पीड कम हो गया था, तो इस कैटेगरी जो बांटा जाता है विंड स्पीड के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है। 180 किलोमीटर के आसपास का स्पीड हो चुका था बाद में, तो उसको इसको बोलते हैं कैटेगरी 5, 180 पहुँच जाता है। साइक्लोन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल साइड ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन और मोर फ्रीक्वेंट, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ ज़्यादा साइक्लोन आता है, आप लोग केयर भी कर सकते हैं इस बात को। ठीक है। क्यों आता है हम लोग एक दिन डिस्कस किए थे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए साइक्लोन को आने के लिए। लास्ट ईयर हाउएवर वाज स्लाइटली अनयूजुअल, लास्ट ईयर लेकिन ऐसा अनयूजुअल था। अरेबियन सी में मतलब कि नॉर्मली साल में 1-2 साइक्लोन आते थे, लेकिन अरेबियन सी में पिछले बार 6-7 साइक्लोन आ चुका था। तो ऐसा 100 साल में कई बार 1-2 बार होता है। तो वही हमें बताया कि लास्ट ईयर जो है इस तरीके का हुआ था। 5 साइक्लोन, 5 साइक्लोन आए थे, वायु, हिक्का, क्यार, महा एंड पवन। ये पांचों साइक्लोन का नाम याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन बे बंगाल का और कौन अरेबियन सी का है, क्योंकि पिछले साल कुछ अनयूजुअल था। अरेबियन सी में 5-5 साइक्लोन आना अपने आप में एक अनयूजुअल बात है। तो वायु, हिक्का, क्यार, महा और पवन, ये 5 साइक्लोन आए थे अरेबियन सी में। नेक्स्ट है सो हाउ बिग इज द थ्रेट, थ्रेट कितना बड़ा है। तो इफ द सिस्टम डजंट इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोन स्टॉर्म सम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र विल बिकम लाइन ऑफ इट्स प्रेडिक्टेड पाथ, तो महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसका कुछ हानि होगा। एग्जैक्ट लोकेशन लैंडफॉल का अभी डिटरमाइन हुआ नहीं है, लेकिन ये मुंबई के आसपास ही होगा। थाने, रायगढ़, रत्नागिरी ये सब इलाके में बारिश होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है 4 जून तक, यानी परसों तक। साउथ वेस्ट मानसून जो ऑलरेडी केरला में आ चुका है, तो उसके कारण से भी बारिश और होगा, नीचे से भी बारिश आएगा अभी। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है शुड महाराष्ट्र गेट अर्ली मानसून रेनफॉल, तो नहीं, महाराष्ट्र में पहले बारिश नहीं होगा, ये तो साइक्लोन के कारण बारिश हो रहा है ना। महाराष्ट्र में एज यूजुअल जैसे बारिश होता था, केरला में 2 पार्ट में अभी टूटेगा जो हवा है, एक जाएगा इधर और एक इधर जाएगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच बनेगा, एक बनेगा अरेबियन सी ब्रांच, और जिस तरह से बारिश होता था उसी तरीके से बारिश होगा, 10 जून के आसपास होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि व्हाई मूडीज डाउनग्रेडेड इंडियाज रेटिंग, जैसे फर्स्ट पे से हम लोग पढ़े थे कि इंडिया जो है, इंडिया का डाउन रेटिंग को घटा दिया गया मूडीज के द्वारा, तो क्यों घटाया उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन मंडे मूडीज इन्वेस्टर सर्विस डाउनग्रेडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 8 करेंसी फॉर आयन करेंसी एंड लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग BA33 फ्रॉम BA22, तो पहले BA22 था, उसके BA33 में कर दिया गया, जो अब निगेटिव मतलब कि कहा जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्लो डाउन आने वाला है, मतलब यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है पैसा इन्वेस्ट करने में, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है। द लास्ट डाउनग्रेड रिड्यूसेज इनटू भी लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या होगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनग्रेड, तो रीजन क्या, 4 रीजन बताया गया है। वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 2017 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, जैसे GST आया था, डिमोनेटाइजेशन आया था, उसका वीकली इंप्लीमेंटेशन हो रहा, उतना अच्छा से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर सस्टेन्ड पीरियड, पिछले 1 साल से लगभग लो इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड होना, मतलब लो इकोनॉमिक ग्रोथ होना। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन इन द फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में आजकल फिजिकल पॉलिसी को लेकर कोई एक मत नहीं है, वो भी एक इसका रीजन है। राइजिंग स्टेज इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर, तो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस राइज होना, जैसे लगभग जैसे टेलीकॉम सेक्टर में अभी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, वोडाफोन आइडिया पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज आ चुका है ना। तो डिफरेंट सेक्टर का यही हाल है कोविड-19 के कारण। तो इसके कारण से सिर्फ इंडिया के नहीं, लगभग सारे कंट्री का घटा दिया गया, इसलिए कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। पहले BA22 था, तो उसको स्टेबल बोला जाता था। स्टेबल क्यों बोला जाता था, मतलब कि स्टेबल कहने का मतलब है कि फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन घाटा नहीं लगेगा। जैसे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्टेबल कहने का मतलब है कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं इसका कोई पता नहीं है, लेकिन स्टेबल रहेगा, आपका पैसा में लॉस नहीं आएगा। अब निगेटिव कर दिया गया, इसका मतलब ये बताना चाहता है मूडीज इन्वेस्टर को कि आपके पैसा में लॉस आ सकता है, आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज निगेटिव मीन, तो हम लोग जो अभी हम डिस्कस किए वही है। इट इज द डाउनग्रेड इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19, तो नहीं इम्पैक्ट क्या कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण, तो यहाँ बताया नहीं, मूडीज के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हालांकि इसका भी कुछ इम्पैक्ट है, ऐसा तो नहीं, नकार नहीं सकते हम लोग। ठीक है। लेकिन इंडिया में कोविड-19 के पहले भी एक स्लो डाउन था। ठीक है, इसलिए ये डाउनग्रेड किया गया है। आइए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। तो डैनियल पल्स केस, पाक सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट सिंध गवर्नमेंट प्ली टू सस्पेंड हाई कोर्ट क्लीन चिट, तो यहाँ पे बता सकते हैं, एक डैनियल पल नाम के आदमी थे। ठीक है। इनका मर्डर कर दिया गया था उमर सईद के द्वारा, उमर सईद शेख के द्वारा। उमर सईद शेख जो है इंडिया के जेल में बंद था, लेकिन जब प्लेन हाईजैक हुआ था अफगानिस्तान, नेपाल से प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का और अफगानिस्तान ले जाया गया था, तो उस समय मसूद अजहर के साथ जो है उमर सईद को भी छोड़ा गया था। ठीक है। और लेकिन वहाँ भी ये जेल में, वहाँ भी किसी कारण से जेल में था। एक्चुअली वहाँ पे जब छोड़ा गया तो पाकिस्तान में गया, और वहाँ पे एक्चुअली जेल में नहीं रहा। ठीक है। और अमेरिका का एक रिपोर्टर था, ठीक है, एक पत्रकार था अमेरिका के जर्नलिस्ट, उसका मर्डर कर दिया गया, डैनियल पल जिनका नाम था।
तो उनको मर्डर कर दिया गया 38 साल की उम्र में, जिसके कारण से फिर बाद में जेल में रहा। 2002 में जो है इसको पकड़ा गया, जेल में रखा गया। उसके बाद फिर हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ का एक लोकल कोर्ट था, ठीक है, तो उसके में कहा गया, लोकल कोर्ट में कहा गया कि डैनियल पल के जो मर्डर हुआ उसमें उमर सईद का कोई हाथ नहीं है, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुआ है, इसलिए डैनियल मतलब कि उस मर्डर केस में ये दोषी नहीं है, ठीक है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात को मानने के लिए मना कर दिया, मतलब कि अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्ली दिया गया था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी मान लिया गया है और हाईकोर्ट के द्वारा भी बेल करने से रोक दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।